जब आंखों में नवोदय का अरमान लिया, नवोदय को ही अपना घर मान लिया, तो फिर क्या है मुश्किल क्या है आसान, बस नवोदय में पास होना ठान लिया तो ठान लिया। तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मैं JNV कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट मतलब आप समझ ही रहे हो, आप लोगों के लिए अब गेस्ट पेपर भी अपलोड होने लगेंगी JNV पाठशाला पे। मतलब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये भी गेस्ट पेपर का ही है। ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से सुन लो। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको हिंदी मीडियम से नवोदय विद्यालय का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप JNV पाठशाला का प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हो। उस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो और आपको प्रैक्टिस सेट में 30 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी मॉडल पेपर मिलेगा और साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिलेगा और एक कोई एमआर शीट मिलेगा, और वो भी सिर्फ 69 रुपीज में। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो और सभी चीजें पता करो। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे मैथ के क्वेश्चंस के बारे में। तो मैथ का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप पढ़ो। यहाँ पे बोल रहा है कि नींबू 1 रुपये में 12 के भाव से खरीदे गए और इसे 25% के लाभ पे बेचा गया। तो नींबू किस भाव से खरीदे गए थे? यहाँ पे देखो, अगर 1 रुपये में 12 नींबू बेचा जा रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है। तो नींबू का हमको जो बताना है वो CP बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है। उसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिखा है कि देयर इज अ 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग लेमन 1 रुपीज एट द रेट ऑफ 12, यानी 1 रुपीज में 12 लेमन दिया जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी जो कॉस्ट प्राइस है यानी जो CP है वही हमको बताना है। अब देखो, इसको मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो इसको आप समझो। पहले देखो, 1 रुपये में जो नींबू बेचा जा रहा है वो 12 नींबू बेचा जा रहा है। अगर सेम इसी चीज़ को मैं थोड़ा उल्टा लिखूँ कि जो 12 नींबू का कीमत है, नींबू को यहाँ पे मैं N से लिख रहा हूँ, जो 12 नींबू का कीमत है वो 1 रुपये है। तो 1 नींबू का जो कीमत होगा 1 नींबू का वो 1/12 रुपये होगा। आप बताओ इससे एग्री करते हो कि नहीं? 1 नींबू का जो कीमत होगा वो 12 रुपये होगा, बस यही आपको एग्री करना है। अब आप देखो, यहाँ पे जो हमारा विक्रय मूल्य होगा यानी जो हमारा SP होगा वो तो हमने निकाल लिया कि 1/12 रुपये होगा, सिर्फ 1 नींबू का। 1 नींबू का ही हमको सभी चीज़ें निकालना है। और हमारा जो लाभ दिया है, प्रॉफिट दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है 25%। ओके, 2 चीज़ें हो गई हमारी। अब हमको बस CP बताना है बस। अब देखो, CP हम मान लेते हैं कि हमारा X है। अब देखो, X में ही X का अगर 25% जोड़ करके बराबर 1/12 कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, नहीं तो आप इसको फॉर्मूले पे भी रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको इन केस फॉर्मूला याद है तो सही है, नहीं याद है तो फिर मेरे तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, आपको जो CP है यानी X, तो X प्लस X का 25%। अगर यहाँ पे प्रॉफिट के जगह पे, यानी यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है इसके जगह पे लॉस दिया रहता है यानी हानि दिया रहता, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे माइनस कर लेते प्लस करने की बजाय, और बराबर ये हमारा 1/12 हो गया। अब ये हम 25 से जब इसको कट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब ये देखो, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेगा। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x + 5x यानी 5x/4 इक्वल 1/12 हो जाएगा। अब इसको हम देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ये जो हमारा 4 है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, 4 हमारा यहाँ पे चला जाएगा और 5 जो है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 3 बार में, यानी x बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 1/50 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझो, मतलब देखो ये क्या बताना चाह रहा है, यानी 1/15 आ रहा है। यानी यहाँ पे देखो, आप समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि जो 1 नींबू का CP है, यानी CP यानी जो क्रय मूल्य है वो 1/15 रुपये है, क्योंकि हमने क्रय मूल्य कितना माना था? X माना था, X की वैल्यू आ गई। लेकिन हमको क्या बताना है कि मतलब 1 रुपये में कितने नींबू हम खरीद सकते थे। 1/15 रुपये में अगर आपको 1 नींबू मिल रहा है तो 1 रुपये में आपको कितने नींबू मिलेंगे? 15 नींबू मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सीमा, किरण एवं उषा का आयु का अनुपात दिया हुआ है तथा किरण और उषा का आयु का अंतर 5 वर्ष दिया है, तो सीमा की आयु कितनी होगी? सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सीमा, किरण एंड उषा इज 2:3 रेशियो। अब देखो, ये रेशियो का क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में नहीं आता, बट मैंने ध्यान नहीं दिया, बनाते समय गलती से ये क्वेश्चन बन गया, तो मैं आपको अब समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे ये लिखा है कि इनके एज का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर है, किरण और उषा का। तो वही हमसे पूछा गया कि सीमा का एज क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, पहले ये हमारा हो गया सीमा, ये हो गई हमारा किरण और ये हो गया हमारा उषा। अब देखो, इसी को हमको बनाना है। देखो अब हमसे क्या बोल रहा है कि ये हमारी 2 है, ये 3 और ये 4।
तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले इन सभी को एक्स कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ रेशियो में दिया रहता है तो एक्स कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि किरण और उषा का आयु का अनुपात 5 वर्ष है। यानी ये जो किरण है और ये जो उषा है, ये जो किरण और ये उषा है, इन दोनों का आयु का जो डिफरेंस है वो 5 वर्ष है। यानी 4x - 3x = 5 है। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आसानी से निकल गई, 5। अब देखो x की वैल्यू तो 5 निकल गई और हमसे पूछ क्या रहा है कि सीमा की आयु कितनी होगी। यानी जो सीमा की एज है वही हमको बताना है। तो सीमा की एज कितनी है, 2x है। तो 2x में अगर x की जगह हम 5 रख देते हैं तो ये 10 हो जाएगा, यानी 10 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। So guys, this is the next question and this is the very easy questions. So let's see। देखो यहाँ पे बोल रहा है what is the sum of the largest and smallest of 4 digit। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है। 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी, यानी लार्ज नंबर होगी, वो तो 999949 हो जाएगी। और जो स्मॉलेस्ट संख्या होगी 1000। और इनका सम पूछ रहा है, यानी सम यानी ऐड पूछ रहा है, योगफल पूछ रहा है। बस इनको ऐड कर दो तो ये 999 और यहाँ पे ये 10, यानी यहाँ पे 10 और 3 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि रूट में हमको दिया है 1089 और डिवाइडेड बाय रूट में 10121। अब देखो 121 का जो हमारा रूट होता है ये 11 होता है, आप निकाल सकते हो। वैसे आपको लगभग 15 या 20 तक तो कम से कम स्क्वायर रूट वगैरह याद होना चाहिए। अब इसका जब आप निकालोगे तो ये जो हमारा निकालोगे तो आप निकाल सकते हो, बट क्या है कि मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें याद है। तो यहाँ पे देखो 10 दिया है तो 3 3 जा 9, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में 9 दिया है तो ये मोस्ट परहैप्स मतलब 3 ही आएगा, और वैसे भी हमारा 3 ही आएगा। तो ये हमारा 33/11 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर 3 आएगा। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर इज सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है फॉर हाउ मच डज अ गार्डनर बाई 24 रोज एट द रेट ऑफ 9 पर डजन। डजन यानी दर्जन होता है, यानी 12। जहाँ भी डजन लिखा है डजन मीन्स 12, यानी इतना तो आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो कि एक माली जो है प्रति डजन 9 रुपये में प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब कितने में खरीदेगा। अब देखो 12 जो गुलाब है वो पहले से 9 रुपये में खरीद रहा है और उसको 240 गुलाब का प्राइस बताना है। तो एक जो गुलाब यानी रोज़ का प्राइस होगा वो 9/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब 240 का वो बताएगा तो 9/12 इंटू 240। अब इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमारा 2 बार में यानी 20 बार में, और इस तरीके से ये 180 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे बोल रहा है 2/7 अब 30% ऑफ अ नंबर इज 9, देन दैट द नंबर व्हाट विल बी द 10% ऑफ। अब यहाँ पे देखो पहले इस चीज़ को जो इतना दिया हुआ है इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, यानी किसी संख्या की 30% का 2/7/9 है, बस इसको हम सॉल्व करेंगे पहले। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम इसका इक्वेशन बोल रहे हैं। जो यहाँ तक ये बोल रहा है बस इसको हम लिखेंगे। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि कोई एक संख्या है, लेट द नंबर बी एक्स, यानी वो संख्या हमारी एक्स हम मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है एक्स का 30%, ये हो गया हमारा 30%। अब इसका भी 2/7 यानी इसका ऑफ लिखा है, यानी ऑफ 2/7 ऑफ मतलब गुणा ही होता है, और इक्वल है हमारे 9 के। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, और ये 2 से हमारा 5 बार में, और मुझे नहीं लग रहा कि और कुछ कटने वाला है। सो ओके, अब देखो अब इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं ऊपर। तो इसका आप ध्यान रखना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे हमारा 35 हो जाएगा और ऊपर 3x/35 इक्वल यहाँ पे ये हमारा 9 हो जाएगा। अब ये 9/1 करके इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 3 से हमारा ये 9 कट जाएगा, क्योंकि जो 3 आएगा ये हमारा नीचे आ जाएगा, और ये जो 35 है ये 3 से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब हम करेंगे तो x बराबर जो हमारा होगा ये 35 × 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 3 जा 5 और इस तरीके से 10 यानी 105 आ जाएगा। अब कुछ बच्चे 105 पे ट्रिक कर दिए होंगे, बट मेरे दोस्त दिस इज रॉन्ग। अभी तो खेल शुरू हुआ है यार, क्योंकि यहाँ पे आगे भी क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसी को आपको बताना है। यहाँ पे इसका 10% आपको बताना है, और 105 का जब 10% आप निकालोगे ये 0 से 0 कैंसिल और 0 एक आकर के यहाँ पे दशमलव लगा देगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अब देखो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रीमा आशा से 4 वर्ष बड़ी है। पहले हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये रीमा हो गया, ये हमारा आशा हो गया।
देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा, यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि जो रीमा है वो आशा से 4 वर्ष बड़ी है, यानी लेट सपोज आशा इज एक्स, और रीमा जो है ये क्या हो जाएगी x + 4 हो जाएंगी। इंग्लिश में भी हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। रीमा इज़ 4 ईयर ओल्डर देन आशा, यानी 4 वर्ष बड़ी है, सेम चीज़। एंड आशा इज 2 ईयर्स ओल्डर देन कविता। अब देखो एक नया भी नाम आ गया कविता, और यहाँ पे फिर से बोल रहा है कि आशा कविता से 2 वर्ष बड़ी है। अब देखो अब बोला जा रहा है कि ये जो आशा है ये कविता से बड़ी है, यानी ये आशा भी बड़ी है कविता से। अब ये देखो कविता भी लिख दिया मैंने। अब देखो अब ये आशा भी बड़ी है कविता से, तो अब ये कविता को तो हम एक्स नहीं मान सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी आशा को मान चुका है, बट कोई नहीं, हम ये तो कर सकते हैं ना, कविता को जो 2 वर्ष छोटा कर सकते हैं ना। अगर हम कविता को x - 2 कर देते हैं तो ये आशा इससे 2 वर्ष बड़ी हो गई, क्योंकि देखो ये x से 2 वर्ष अगर छोटी हो गई तो ये बड़ी हो जाएगी, बात सेम हुआ। अब हमसे यहाँ पे नेक्स्ट में बोल रहा है कि कविता की आयु 40 वर्ष है, ऑलरेडी दे दिया है, कविता एज इज 40 ईयर्स। अब x की जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू है वो कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो कविता है x - 2, इसकी जो वैल्यू दिया है ये 40 दे दिया है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 42 हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि रीमा की आयु क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द रीमा एज। तो इस तरीके से x की वैल्यू जब निकल गई तो रीमा की एज यहाँ पे अगर 42 भर देते हैं तो 46 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे भी देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ट्रेन की जो चाल होगी या स्पीड होगी उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए किमी पर आवर में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी रेल एक किसी टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, और यहाँ पे भी वही है, ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस अ टेलीफोन पोल इन 5 सेकेंड, देन व्हाट विल द स्पीड इन किमी पर आवर में। बस यही हमको बताना है। देखो कितना इजी है। पहले तो यहाँ पे हमको स्पीड निकाल लेना है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस हमारा 100 मीटर हो गया और टाइम 5 सेकेंड हो गया। इस तरीके से ये जब कट करोगे तो ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये तो हमारा स्पीड मीटर पर सेकेंड में आ गया, लेकिन हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। बस अब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 20 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये हमने क्यों कराया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम 3600 से और बटा 1000 से करा सकते हैं, क्योंकि ये देखो नीचे जो हमारा सेकेंड में था इसको हम घंटा में बदलने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, और नीचे ये जो हमारा मीटर में था, मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो सेम चीज़ है। इसको भी आप कट करोगे तो 18/5 ही आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 4 28 चौको 72, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है एक कमीज के लिए 1 मीटर और 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। पहले तो एक समझ जाओ एक बात है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि बस एक चीज़ यही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, बाकी इसके अलावा और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहा है कि 8 कमीज बनवाने के लिए कितना कपड़ा लेना चाहिए। शॉर्ट रिक्वायर 1 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 8 शर्ट, यानी 8 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए हमको कपड़ा। तो बस 1.75। अब इसको हमने सबको मीटर में बदल दिया, इसको डायरेक्ट लिख दिया। मैं आपको इसको समझा भी देता हूँ। अब देखो 1 मीटर और प्लस ये 75/100 सेंट, इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी मीटर में बदल जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर 75 में इसे डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा। बस सेम चीज़ यही था लॉजिक। अब देखो इसको जब हम 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे 40 के 0 हासिल 4, ये 8 से 56 और 4, फिर 0, फिर 6 और 8 से 14, और ये 2 अंक के बाद डेसिमल हमारा दशमलव लग गया। तो इस तरीके से ये 14 मीटर हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 96 के जितने भी गुणनखंड है, जितने भी, सबका आपको योगफल बताना है। इसके गुणनखंड यानी जो फैक्टर्स होते हैं, यानी देखो 96 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, मतलब इस तरीके से जितने भी होते हैं सब आपको बताना है। तो एक एक को जोड़ना है। 1 भी होता है हमारा, 2 होता है, देन 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 नहीं होगा, 6 होगा, फिर 7 नहीं, 8 होगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे नहीं हो पाएगा, 10 11 12 होगा, फिर हमारा 30 40, फिर हमारा 16 18 भी नहीं होगा, फिर हमारा यहाँ पे इसे आगे हम करेंगे तो हाँ हमारा 24 होगा, फिर हम करेंगे आगे तो ये 32 होगा, और इस तरीके से हम फिर करेंगे 32 के बाद से तो 48 होगा, और फिर ये खुद का प्लस 96 होगा। इतने सारे होंगे, और इन सभी को आप जब ऐड करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो ये 6 को 8 से ऐड करो तो ये 14 14 2 16 16 4 20 20 6 26 26 2 28 28 8 36 36 6
42 4 46, 46 और 3 हमारा 49 और 49 और 2 और 1 3 यानी 52, यानी 52 का 2 और हासिल 5, यानी देखो 52 आ गया, लास्ट में डायरेक्ट 2 आ गया, तो ऐसे ही ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा 252। ये शॉर्टकट तरीका है, नहीं तो आप चाहो तो सीधे डायरेक्ट जोड़ भी सकते हो, मैंने बिना जोड़े हुए आंसर बता दिया आपको। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक इतना दिया हुआ है और उसमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे रहेगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ऑफ टू नंबर इज 35 एंड देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 525 इफ वन नंबर इज 175 देन द अदर नंबर इज। अब इसका एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला आपको याद होगा तो आप बना सकते हो। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है कि 1 नंबर इंटू 2 नंबर या अदर नंबर जो भी हो और इक्वल हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, बस यही फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक नंबर तो हमारा दिया है, दूसरा नंबर हमको पता करना है, तो बस इसको ले जा करके डिवाइड कर देंगे, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ करा करके एक दूसरे नंबर से डिवाइड कर देंगे जो भी हमारा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम करेंगे, तो ये हमारा 35 इंटू 525 और बराबर 175। अब देखो इसे जब हम कट करेंगे तो ये 5 बार में कट हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा ना, हाँ 5 बार हाँ हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 10 बार में और दूसरे 5 बार में, यानी 105। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और ये थोड़ा सा शायद आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। यहाँ पे बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात इतना है, तो दिए गए तो निवेश किए गए धन की अवधि कितने वर्ष थी, यानी आपको टाइम बताना है। The ratio of certain principal and simple interest was ratio 3 after a certain period of time at the rate of 10% per annum. How many years was the tenure of the money invested? अब देखो ये काफ़ी इजी है, मतलब इसको आप सिर्फ समझो जो हमारा दर दिया है, यानी जो हमारा रेट दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है और हमारा साधारण ब्याज भी दिया हुआ है प्लस मूलधन भी दिया हुआ है, बस रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, यही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से हम बनाएंगे। यहाँ पे देखो मूलधन जो है ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हो गया हमारा 10x और ये जो हमारा ब्याज है यानी जो हमारा इंटरेस्ट है ये हो गया हमारा 3x और ये जो हमारा रेट है यानी जो हमारा दर है ये हो गया हमारा 10%। अब यहाँ से हम फार्मूला जो लगाएंगे वो सिंपल इंटरेस्ट का लगाएंगे, यानी साधारण ब्याज का नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे। अब देखो साधारण ब्याज यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है हमारा 3x, साधारण ब्याज बराबर हमारा, साधारण ब्याज में बोल रहा हूँ इसको ब्याज भी बोला जाता है, इंटू अब देखो यहाँ पे मूलधन यानी हमारा जो प्रिंसिपल होता है यानी 10x और गुणे देखो अब फिर हम लिखेंगे दर, तो दर जो हमारा 10% और इंटू हमारा समय जो है, हमारा समय नहीं हमको पता है तो समय को t लिख लेते हैं और बटा यहाँ पे हमारा 100 रहेगा ही, ओ सॉरी यहाँ पे 100। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 से फिर 10 कैंसिल, यानी t बराबर हमारा, अब देखो ये जो हमारा x है जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x भी कैंसिल हो जाएगा, यानी इतना आसानी से यार हमारा आ गया कि t बराबर 3 वर्ष, यानी t बराबर 3 आ गया ऐसे ही, यानी 3 वर्ष हमारा ये सही है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया है बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी था ही। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 18 लड़के कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 18 boys can do a piece of work in 24 days. Accordingly, in how many days will be 27 boys complete the same work? अब यहाँ पे देखो अगर 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर रहे हैं तो पहले तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, यानी एक जो बॉयज होगा वो कितने दिन में करेगा, वो सॉरी एक जो बॉय होगा वो कितने दिन में करेगा। अब देखो जब एक बॉय, अब खुद आप सोचो किसी काम को 18 लोग मिल करके 24 दिन में कर रहे हैं तो अगर कोई एक व्यक्ति करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा कि नहीं, मतलब आप टेक्निकली सोचो ज़्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर कोई एक आदमी करेगा तो बहुत ज़्यादा दिन लगेगा, तो जब ज़्यादा दिन लगेगा तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 18 गुणे 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि ये नहीं कि 24 ऊपर करके 18 से डिवाइड कर दिए, नहीं, लॉजिक समझो। अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो काम जो होगा एकदम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कराएंगे। और उसके बाद से अगर 27 बॉयज़ काम करेंगे तो कम टाइम में कर सकते हैं एक की अपेक्षा, तब यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम 27 से डिवाइड कर देंगे। और इस तरीके से ये 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, फिर 3 से ये हमारा 8 बार में, और दूना 16 यानी ये 16, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। सो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम बात करेंगे अनसीन पैसेज यानी गद्यांश के बारे में। सबसे पहले हम हिंदी का एक गद्यांश देखेंगे, उसके बाद से इंग्लिश का देखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी वाला हम देख लेते हैं और इसको पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे हमसे बोल रहा है दक्षिण भारत में
ये गद्यांश हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमसे बोल रहा है दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्ममल्य प्रायद्वीप, सुमात्रा आदि को अपने अधीन लिया। उसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था और ये प्रांत एक मंडलम कई वलानाडुओं में बटा गया था। प्रत्येक वलानाडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। चोल शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में गांव का संगठन किया गया था। ग्राम सभा स्वायत्तशाही संस्थाएं थी जो गांव के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थी। 11वीं शताब्दी में ग्राम पंचायत की कार्यकुशलता का उदाहरण आज भी ग्राम सभाओं के लिए आदर्श है। अब ये तो हमने पढ़ लिया गद्यांश, ठीक है। आपको कई बार मतलब पढ़ना है अच्छे से गद्यांश ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अब इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमसे पूछ रहा है राजेंद्र चोल ने अपना अधिकार स्थापित किया था। अब यहाँ पे एरिया दिया गया, इन्हीं सभी में से बताना हमें कहाँ से कहाँ तक किया था। तो यहाँ पे जब हम लाइन पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में राजेंद्र चोल का राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार कर लिया था। उड़ीसा तथा बंगाल तथा महाकौशल से बंगाल तक, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बाकी सभी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया तो दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। करते हैं सेकंड के बारे में। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है राजेंद्र चोल के अधीन नहीं था, कौन सा राज्य जो था उनके अधीन नहीं था। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है इसके बारे में यहीं पे बताया गया है कि इनके अधीन कौन कौन सा राज्य था। तो यहाँ पे देखो माल्या ढूंढो, माल्या था कि नहीं, माल्या प्रायद्वीपीय था उनके अधीन। श्रीलंका भी था। इंडोनेशिया कहीं नहीं है, यानी इंडोनेशिया हमारा सही है। बाकी ये निकोबार द्वीप समूह भी था, तो ये सभी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका आपको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है राजेंद्र चोल के समय में प्रांतों को क्या कहा जाता था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पे प्रांतों को मंडलम कहलाते थे। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही होगा, मंडलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधीन का विलोम क्या होता है, अधीन का विलोम शब्द क्या होता है। अब देखो अधीन का विलोम शब्द तो यहाँ पे नहीं दिया है, ये आपको अपने मन से बताना पड़ेगा। तो अधीन का जो विलोम होता है वो होता है हमारा पराधीन। आप चिंता ना करो, वैसे विलोम पर्यायवाची जो आता है काफ़ी इजी आता है, लेकिन कई बार जो अर्थ आता है निकालने के लिए, जैसा कि ये 65 नंबर क्वेश्चन है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर गलत ही देंगे। यहाँ पे हमसे बोल रहा है स्वायत्तशासी का अर्थ क्या होता है। अब देखो, अब ये जो वर्ड आया था ये यहाँ पे आया है, इसको आप ध्यान से देखो। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, ये जो स्टेंजा है इसको हम यहाँ से लेकर के इसके आगे तक पढ़ेंगे, जहाँ तक कि हमारा ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे जो हमारा विराम चिन्ह है यहाँ तक। अब देखो इसको पढ़ो। ग्राम सभा स्वायत्तशाही संस्थाएं थी जो ग्राम के शासन के विभिन्न अंगों के कार्य की देखरेख करती थी। अब ये कार्य की देखरेख करती थी, लेकिन यहाँ पे देखो राजा का अधिकार, इससे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का अर्थ का। हमको एक एक चीज़ का अर्थ यहाँ पे तब निकालना पड़ेगा। दूसरा हमारा यहाँ पे है पराधीन। देखो पराधीन भी यहाँ पे पराधीन और इसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से दो ऑप्शंस गलत हो गए। अब आया अपने ही अधीन और दूसरा हुआ स्थानीय। अब देखो, अब कुछ बच्चे यहाँ पे स्थानीय भी लगा सकते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये जो संस्था है ये बोल देंगे कि स्थानीय प्रशासन की इकाई के रूप में ग्राम संगठन किया गया था। यहाँ पे देखो ये स्थानीय भी नहीं होगा, क्योंकि स्थानीय यानी गांव को जो संगठन किया गया था वो स्थानीय प्रशासन के रूप में किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो ये स्व मतलब देखो, जहाँ भी स्व शब्द आ जाता है, स्व का मतलब होता है अपना, अपने, मतलब जहाँ भी अपना लगेगा वहाँ पे स्व हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी है अपने ही अधीन, ये हमारा करेक्ट होगा। वैसे देखो ठीक है, मैं तो जानता हूँ तो मैं तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप कैसे बताओगे। तो ये सभी कुछ चीज़ें जो है यही सभी बच्चों का मिस्टेक भी होता है। तो अब 1-2 नंबर आप चाहो कि आपके 100 में से 100 है तो ठीक है, कुछ बच्चों के आते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा का आ सके, क्योंकि कुछ चीज़ें तो अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो तो आपको भी ये सभी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा। सो मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंग्लिश के पैसेज के बारे में। तो यहाँ पे जो पैसेज है वो थोड़ा सा पुराना है बट काफ़ी अच्छा पैसेज है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके साथ डिस्कस करना चाहिए। यहाँ पे जो पैसेज है शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
Once upon a time there was a 6 blind men. These blind men had never seen an elephant, but they wanted to know what the elephant looked like. So they went near an elephant to find out. The first blind man fell against the broad side of the elephant. He immediately said, "The elephant must be like a wall." अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पहला अंधा था, जब वो एलिफेंट के ब्रॉड साइड यानी बड़े साइज को से टकराया तो उसने उसे अचानक से बोल दिया इमीडिएटली कि एलिफेंट जो है वो वाल की तरह है। अब देखो जो सेकेंड ब्लाइंड है, द सेकेंड ब्लाइंड मैन गॉट होल्ड ऑफ द एलिफेंट टस्क. He cried out, I am sure the elephant is like a spear. The third blind man happened to take the elephant trunk in his head. He said confidently, the elephant is surely like a snake. The fourth one stretched out his hand and felt the elephant leg. It's clear, he said. Elephant is like a tree trunk. By chance touch the elephant ear. I am confident elephant is like a fan. The sixth and the last of the blind men felt tail. I tell you, he cried, the elephant is like a rope. And so these blind men argued and argued. Each one said he was right, but actually all were wrong. अब यहाँ पे देखो, ये तो शायद आप समझ गए होंगे, नहीं भी समझे तो देखो, यार है कि 6 अंधे व्यक्ति रहते हैं तो वो कभी हाथी नहीं देखे रहते हैं, तो उनको हाथी देखने का मन होता है, तो हाथी देखने के लिए जाते हैं कि हाथी कैसा दिखाई देता है। तो पहला जो होता है हाथी के ब्रॉड साइज को देखता है और उसके बाद से बोलता है कि हाथी जो वाल की तरह है, और इसी तरीके से सभी कोई बोलता है। तो बस इसी केस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो 6 ब्लाइंड मैन वेंट नियर एन एलिफेंट टू फाइंड आउट, यानी जो 6 व्यक्ति थे, अंधे व्यक्ति थे, वो हाथी के पास किस लिए गए थे? व्हाट द एलिफेंट लुक लाइक, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी एलिफेंट कैसा दिखाई देता है ये जानने के लिए, न कि एलिफेंट के ट्रंक की साइज जानने के लिए, ना ही एलिफेंट का कलर जानने के लिए, ये सब जानने के लिए नहीं गए थे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है, द एलिफेंट लुक लाइक, यानी जो फर्स्ट ब्लाइंड मैन था उसको एलिफेंट कैसा दिखाई दिया, मतलब उसने एलिफेंट को कैसा फील किया, कैसा बताया, एक वाल के जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा वाल। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, द थर्ड ब्लाइंड मैन सेड एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक, ही सेड टू बिकॉज ही टच द एलिफेंट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो तीसरा अंधा था उसने एलिफेंट को बोला कि ये सांप की तरह है, स्नेक की तरह है। तो उसने ऐसा क्यों बोला? उसने एलिफेंट के किस ऑर्गन को टच किया था, यानी किस बॉडी के पार्ट को टच किया था? तो देखो उसने जब टच किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड में ट्रंक यानी सूंड को उसको छुआ था। तो नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये थोड़ा सा लॉजिकल है। यहाँ पे पूछ रहा है, ऑल द 6 ब्लाइंड मैन वर रॉन्ग टू से हाउ द एलिफेंट लुक लाइक बिकॉज। अब देखो सभी अंधे गलत बोल रहे थे कि एलिफेंट कैसा दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि देखो सबने एलिफेंट के अलग अलग पार्ट को टच किया था और उसके बाद से वो बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, ईच वन ऑफ देम हैड टच्ड ओनली वन पार्ट ऑफ द एलिफेंट, यानी सबने सिर्फ एलिफेंट के एक पार्ट को टच किया था। दूसरा हमारा जो है, ईच वन ऑफ दे सेड विदाउट कॉन्फिडेंस, यानी सबने बिना कॉन्फिडेंस के साथ बोला। नो दे आर्ग्यूड ऑन देयर व्यूज अगेन एंड अगेन, गलत, ये भी गलत। दे हैड डिसाइडेड टू अपोज ईच अदर, अपोज यानी एक दूसरे का विद्रोह कर रहे हैं कि उन्होंने पहले से डिसाइड किया था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है, द फिफ्थ बाई चांस टच द एलिफेंट हियर बाई चांस में से, यहाँ पे मतलब बाई चांस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो बाई चांस लिखा है, अब देखो बाई चांस आपने जरूर बोला होगा कि बाई चांस, देखो बाई चांस मतलब क्या होता है, तो एक एक चीज को आप समझो। बाई चांस मतलब तो वैसे ये काफी इजी चीज आपको पता ही होगा। यहाँ पे पर्पजली यानी किसी काम को उद्देश्य पूर्ण से करना, ये नहीं होगा। ऑन बीइंग आस्क्ड, ये भी नहीं होगा। मैटर ऑफ चॉइस, ये भी नहीं होगा। एक्सीडेंटली होगा, यानी अचानक से, बाई चांस यानी किसी काम को सर्टेन तरीके से, सर्टनली कोई काम हो जाना, तो यहाँ पे हम बोलते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों की ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।